नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग डेली की डेली 25 क्वेश्चन साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम लोग डेली की डेली पढ़ते हैं। तो आज भी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में यहाँ पे जो SER शेर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा औषधियों और विषों का निराविषीकरण। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट समझते हैं, क्या दिए हैं इसके पॉइंट। तो यहाँ पे कशेरुकी प्राणियों या जीवों के यकृत कोशिकाओं में जो SER नामक पदार्थ स्रावित होता है तथा एक चिकनी झिल्ली नुमा परत पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य औषधियों और विषों का निराविषीकरण या निर्मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह आपको यह याद रखना है। और फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो नया देख रहे हैं, हमसे नए जुड़ रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो बहुत से फ्रेंड्स हैं हमारे जो वीडियो देखते हैं, ना तो लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्त ऐसा मत किया करें। यदि आप नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा आगे की वीडियो और आपको अच्छे से समझाने के लिए और आपके अच्छे कंटेंट आपको लाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे दिए गए चित्रों ए और बी में दो प्रकार के कोशिका विभाजन को दर्शाया गया है, जिसका संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला दिया रखा है आपका कोशिका विभाजन के प्रकार क्या हैं, और दूसरा है विभाजन वी कब और कहाँ होता है। तो चलिए हम लोग इसके ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएंगे इसके ऑप्शन। तो इस तरह ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन। यहाँ पे ये ऑप्शन दिया रखा है कि ए पहले में हो जाएगा ए सममूत्री विभाजन और वी अर्धसूत्री विभाजन, और दो में दिया रखा है कि वृद्धि के लिए शरीर की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इस तरह आपको मैचिंग करनी है यहाँ पे। तो इस तरह आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट सी, जहाँ पे ए समसूत्री विभाजन और वी अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। और दूसरे में यहाँ पे युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इस तरह आपको याद रखना है। आइए इसके हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट जो दिए गए हैं उसको हम लोग देखते हैं क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो यहाँ पे ये रहे आपके पॉइंट, जहाँ कोशिका विभाजन को दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे। तो एक हो जाएगा ए यहाँ पे समसूत्री विभाजन और वी अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में होता है। तो ये आपको याद रखना है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे बताना है कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में किसको जाना जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन आपको साइंस में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोशिका के प्रोटीन के कारखाना ये हो जाएगा आपका राइबोसोम। तो चलिए इसके हम लोग पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है, और राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन दोनों से बनी एक अंतर कोशिकीय संरचना है। यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। तो इस तरह आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं।
तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे आंसर राइट ए ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं क्वेश्चन 2022 ये एनटीपीसी में पूछा गया था, और यही सेम क्वेश्चन कल हम लोगों ने ग्रुप डी में कल वाले वीडियो में यही तो वहाँ पे ये पढ़ा था। तो इस तरह आपको याद रखना है कि एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई, तो कोई भी क्वेश्चन कहीं भी रेलवे एग्ज़ाम में ये आ सकता है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं इसके पॉइंट की तरफ। और क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट, यहाँ पे सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए इन्हें कोशिका का बिजली घर, तो ये पावर हाउस भी कहते हैं। इसकी खोज ये 1857 में अल्बर्ट वान कोलिकर ने की थी। तो इस तरह आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यूकेरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो यहाँ पे बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आत्मघाती थैली ये आपको लाइसोसोम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो लाइसोसोम को हम लोग कोशिकांग को आत्मघाती थैली इसको कहा जाता है। तो आइए इसके हम लोग पॉइंट समझते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट यहाँ पे कि लाइसोसोम यह एक झिल्ली आवंद कोशिकांग है जिसमें प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रोजेलेज ये एंजाइम पाए जाते हैं जो सभी प्रकार के जैविक बहुलक यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड और न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका और परिपक्व आरबीसी, तो यहाँ पे याद रखना आरबीसी को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। अतः प्रद्रव्य जलिका के द्वारा, चलिए इसको हम लोग आगे और पढ़ते हैं इसमें। तो हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे लाइसोसोम के एंजाइमों का निर्माण होता है तथा चारों ओर की झिल्ली का निर्माण गोल्जी काय द्वारा होता है, और कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइसोसोम फट जाते हैं और मुक्त एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देता है। तो इस कारण लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। तो इस तरह आपको याद रखना है। यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे जो इसका एक्सप्लेनेशन था वो दिया रहा। चलिए आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़ा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे सेम भाई यहाँ पे दिया रखा है, अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। तो निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे बताना है जो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा जो कोशिका सिद्धांत दिया गया था वो किन जीवों पर लागू नहीं होता है। तो यह विषाणुओं पर लागू नहीं होता, बाकी कवकों पर इस पे लागू होता है और जंतुओं पर इस पर भी हो जाएगा, शैवालों पर हो जाएगा, लेकिन जो आपका ये विषाणुओं पे लागू नहीं होता है। तो चलिए हम लोग इसके पॉइंट समझते हैं। यहाँ पे क्या दे रखे हैं पॉइंट। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत कवकों, जंतुओं और शैवालों पर लागू होता है, पर विषाणुओं पर यह लागू नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन बन गया आपका कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो ये आपको याद रखना है कि जो रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने की थी। तो एक क्वेश्चन यहीं से मिल गया हम लोगों को कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी, यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया गया। तो ये एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। तो यह कारक का निरीक्षण करते हुए इसकी यह एक इस प्रकार की गई थी। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
आइए हम लोग इसके पॉइंट की बात करते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आइए हम लोग पॉइंट देखते हैं कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में की गई थी। इन्होंने कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया और कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। इन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। तो इस तरह आपको ये याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, कोशिका की खोज किसने की थी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये हो जाएगा रॉबर्ट हुक। तो वहाँ से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किया और अगला क्वेश्चन हमें सेम मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो यहाँ पे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। तो चलिए इसके हम लोग पॉइंट समझते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट में कुछ दिया नहीं रखा है। तो अगला प्रश्न की ओर सीधे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हो जाएगा कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है यहाँ पे जेली जैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं। तो यह हो जाएगा आपका कोशिका द्रव्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। चलिए इसके पॉइंट समझते हैं। तो यहाँ पे कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। यह एक विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी रहती है तथा प्रायः इसमें स्वजनन की क्षमता होती है। और कोशिका की संरचना कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक से मिलकर होती है, जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है। तो इन तीनों को याद रखना है, इन्हें क्या बोलते हैं, कोशिकांग। और कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। और कोशिका द्रव्य में अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच यहाँ पे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म। तो इस तरह आपको ये ऑप्शन याद रखने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में यहाँ पे पूछ दिया गया है। तो आपको हिंदी में ही नहीं, जैसे कोशिका द्रव्य ऑप्शन नहीं दिया था, तो आपको ये साइटोप्लाज्म अगर इंग्लिश में इसको याद है तभी आप ये ऑप्शन कर पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे क्वेश्चन आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों वर्जन में आपको याद रखना है क्वेश्चन, और इसकी व्याख्या हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। तो चलिए सीधा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो किसमें मौजूद होता है। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में ये होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसकी व्याख्या हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, जो एक्सप्लेनेशन दिया रखा है। चलिए बढ़ते हैं सीधे अगले प्रश्न की तरफ। और पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे बताना है 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे जो प्लाज्मोलिसिस जो है क्रिया, इसको कहते हैं हम लोग कोशिका के संकुचन से होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की ये प्रक्रिया एक प्रकार की ये हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए हम लोग इसकी व्याख्या समझते हैं, क्या हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस या जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि किसको कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो अभी हम लोग इससे पहले स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने पढ़ा था, ये हो जाएगा राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका के पावर हाउस
ये कहते हैं कोशिका का बिजली घर। तो यहाँ पे ये हिंदी वर्जन में भी आपको याद रखना है और इंग्लिश में याद रखना है। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट समझते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है और इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, तो ये आपको याद रखना है कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यह ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एटीपी होता है इसके रूप में होती है तथा इसका निर्माण एडीपी एवं अकार्बनिक फास्फेट के सहयोग से होता है। इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं और जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना कि जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी जो सजीव पदार्थ और जंतु कोशिकाओं में ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पाया जाता है। तो ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन की व्याख्या। तो यहाँ से भी आपको व्याख्या से भी कई क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो इसलिए हम लोग कोई भी चीज़ या कोई भी पॉइंट स्किप करके नहीं चल रहे हैं, सारा का सारा हम लोग कुछ पढ़ के चल रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। तो यहाँ पे बताना कोशिका का वह बाह्यतम आवरण क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली यही आपका बाह्यतम आवरण होता है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन की ओर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो यहाँ पे ये तीन आपको याद रखने हैं कि कोशिका झिल्ली इसी को बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये आपका इंग्लिश में हो जाएगा, और प्लाज्मा झिल्ली तो ये भी आपका एक अलग से नाम हो जाएगा। तो ये तीन नाम इसके हो जाएंगे। तो इस तरह आपको एक याद रखना है कि और यह झिल्ली जीवित एवं अर्धपारगम्य होती है और यह कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य आवरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने एवं अंदर आने की नियंत्रण करती है। तो इस तरह आपका ये काम इसके आपको याद रखना है, इसका वर्क क्या होता है कोशिका झिल्ली का कि अणुओं को बाहर निकलने और अंदर आने का नियंत्रण करती है ही। तो इस तरह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि जो इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण जो माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है। तो यहाँ आपको बताना है यहाँ पे जो इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का जो संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है। तो यहाँ पे चरण बताना है आपको कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेटाफेज चरण। यहाँ पे ये ऑप्शन सी आपको याद रखना है। आइए इसके हम लोग पॉइंट समझते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं और धुरी के तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। और उल्लेखनीय है कि मेटाफेज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है। इस चरण में सेंट्रोमियम विभाजित होता है और अलग किए गए क्रोमैटिड स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बन जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आपको बताना है कि स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इस तरह के साइंस के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। भाषा भी यहाँ पे कुछ अटपटी टाइप की होती है। अगर आपने ये वर्ड नहीं सुने हैं तो आपको क्वेश्चन नया नया सा लगेगा।
आप कहेंगे कहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पहले ही क्वेश्चन पढ़ के जाना है, जिससे आपको एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएँ वहाँ पे। और हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि 25 के 25 क्वेश्चन हम लोग साइंस के फंसा पाएँ वहाँ पे, क्योंकि रेलवे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप करती है। जो भी प्रीवियस ईयर इसके एग्ज़ाम होते हैं वहीं से ये सीधा सीधा क्वेश्चन अपना डाटा उठा के और वही रिपीट करती है। तो यही क्वेश्चन देख लेना आप, जो 2018 में एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पे, 2016 में जो एग्ज़ाम हुए थे रेलवे में वहाँ पे यही क्वेश्चन पूछे गए थे, और आगे भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह आपको ये हर एक क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट करके मार्क आउट करके चलना है। तो चलिए इस क्वेश्चन की हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे कोशिका। तो आइए इसके हम लोग पॉइंट समझते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो यह स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, जिसे जीवन की मूलभूत इकाई के नाम से भी जाना जाता है। और मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधों का निर्माण कोशिका से ही हुआ है, और बिना कोशिका से किसी भी जीव का जीवन असंभव है। अमीबा से लेकर सभी विशालकाय प्राणियों में कोशिका पाई जाती है। तो जो अमीबा सबसे छोटा होता है उससे लेकर जो भी बड़े प्राणी होते हैं, जो बड़े बड़े प्राणी, उनमें भी एक कोशिका पाई जाती है। यहाँ पे यही अर्थ हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। यह हो जाएगी आपकी कोशिका। तो कोशिका यही जीवन की मूलभूत इकाई हो जाएगी। तो और इसकी व्याख्या हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, यहाँ पे क्यों हो जाएगी। तो चलिए सीधा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और क्या हो जाएगा अगला प्रश्न। तो यहाँ पे पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गोल्गी का होता है यही आपका कोशिकांग उत्तरदायी हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा इसका व्याख्या। कि पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए गोल्गी काय नामक एक कोशिकांग उत्तरदायी होता है, और यह कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थों के संग्रह व परिवहन में सहायक होता है। तो इस तरह आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है। तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सी झिल्ली है जो एंजाइमों से भरी होती है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट दे रखा है आपको कि लाइसोसोम की खोज डी दुबे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। ये अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्न्याशय, यकृत, मस्तिष्क और गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। और लाइसोसोम सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी तथा पाचक एंजाइमों से भरी थैली जैसी संरचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य जो बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना है। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो ये जो लाइसोसोम है इसे हम लोग कोशिका की आत्मघाती थैली इसको कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन पढ़ चुके, ये हो जाएगा लाइसोसोम। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा। राइबोसोम बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राइबोसोम बनाते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रोटीन। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट समझते हैं, क्या हो जाएंगे पॉइंट।
राइबोसोम एक जटिल संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अंतः प्रद्रव्य जालिका से जुड़े रहते हैं। ये हरित लवक केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया से भी पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। तो इस तरह आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म शब्द किससे बड़ा है, किससे गढ़ा। ये क्वेश्चन कुछ अलग लग रहा है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द ये किससे, यहाँ पे ये हो जाएगा बना है। किसने गढ़ा, तो सही हो जाएगा। गढ़ा का मतलब है ये किसने बनाया है या इसकी खोज किसने की थी। इस क्वेश्चन का अर्थ ये हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भाषा कुछ अटपटी सी लग रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन वी, जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे। तो यहाँ पे आपको पुरकिंजे, ये आपको नाम इस तरह से याद रखना है यहाँ पे। तो प्रोटोप्लाज्म ये पुरकिंजे ने इसकी खोज की थी। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट बढ़ते हैं। क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 में किया था। यही एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारदर्शी और लसलसा वजन युक्त पदार्थ है और जीवन की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती हैं और इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। तो इस तरह आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो लाइसोसोम होता है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में ये लाइसोसोम मदद करता है। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट समझते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य पाचन करना होता है। यह मृत कोशिकाओं का निष्कासन करता है, अर्थात अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। और लाइसोसोम यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। ये कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं एवं साथ ही साथ कोशिकांग को क्लांत भी करते हैं। तो इस तरह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 75 क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है और साथ ही कोशिकांग को क्लांत भी करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो ये हो जाएगा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की अभी हम लोग इससे पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है और इसकी कुछ भाषा जो है चेंज कर दी गई है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा लाइसोसोम। तो अभी हम लोग व्याख्या इसके ऊपर पढ़ चुके हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह हम लोग डेली क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।